कल हम लोगों ने एक मेंडल की टर्मिनोलॉजी और मेंडल के संकरण में कैसी पद्धति अपनाई गई थी, उसने मटर के पौधे का क्यों चुनाव किया था, इस विषय में विस्तार पूर्वक जाना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मेंडल के विषय में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉ ऑफ मेंडेलियंस या मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। एक बात बहुत क्लियर कट बता दूं तुम्हें कि मेंडल ने कुल 2 नियम दिए थे, लेकिन अपन सुविधा के लिए मेंडल के 3 नियम को पढ़ते हैं। कितने नियम? 3 नियम। तो टोटल कौन कौन से नियम हैं? फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में कहते हैं उसको प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस नियम को हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम। एक और नाम है इसका प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्लियर ना? हिंदी में इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखें दूसरा नियम जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, उसका दूसरा एक और नाम है, याद रखेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम। थर्ड नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। क्या नाम है इसका? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो कुल मिला के 3 नियम हो गए। प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो अपन पहले नियम की चर्चा करते हैं, प्रभाविता का नियम। तो कल जैसे हमने चर्चा किया था आपसे कि आपकी क्लासरूम है, क्लासरूम में जो पहली रो है, उस पहली रो में बैठने वाले बच्चे पहली रो में बैठते हैं और अंतिम रो में बैठने वाले बच्चे अंतिम रो में बैठते हैं। अपन ठीक है उनको नियम के अनुसार चेंज कराते हैं, लेकिन यदि टीचर चेंज ना कराए तो यदि पहली रो में बैठने वाले बच्चे किसी कारणवश क्लास में नहीं आए, लेट आए, और लास्ट रो में बैठने वाले बच्चे उस जगह पर बैठ जाते हैं, तो कुछ देर बाद सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में वो बच्चे पुनः अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ बच्चे क्लास में प्रभावी होते हैं, कुछ बच्चे क्लास में अप्रभावी होते हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अप्रभावी बच्चे कभी अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते। हो सकता है कभी वो अपना गुण प्रदर्शित करते हों, ठीक है। हो सकता है अप्रभावी बच्चे अचानक किसी टेस्ट में या हाफ ईयरली या त्रिमासिक परीक्षा में अचानक अच्छे नंबर पा जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए कि क्लास में जवाब ना देना, ठीक है, ये और क्लास में रिसेसिव रहना, ये प्रदर्शित करता है कि वो बच्चा अप्रभावी है। क्लियर ना? तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप देखो कि मेंडल के विषय में बता दूं कि मेंडल ने कुल 7 लक्षण को लिया था। कितने लक्षण को लिया था? 7 लक्षणों को। मान लीजिए यदि एक लक्षण को लेकर संकरण की क्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये 2 लक्षणों को लेकर संकरण की क्रिया कराई जाती है तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप समझेंगे, किसका उदाहरण है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। कैसे देखें? इसने एक मटर के लंबे पौधे का चुनाव किया, दूसरा पौधा था
द्वार माने बौना। आप पूरी बात लिखेंगे जो मैं इसके पहले बता चुका हूँ। ये फीमेल का चिन्ह है और मेल का, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया था उसने। इनके बीच में संकरण, ये P1 हो गया और ये P2। मियोसिस हुई तो देखें कैपिटल T, मियोसिस हुई तो एक सिंगल स्मॉल t। ये दोनों ध्यान से सुने, क्योंकि ये यहाँ पर फीमेल फ्लावर है तो ये युग्मक हुआ, और युग्मक मतलब एग। तो ये किसका जीनोटाइप है? एग का। और ये पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप, जो कि इसे मेल फ्लावर था। क्लियर ना? और इनके युग्मकों के मिलने से जो गैमीट बना, और गैमीट से फिर गैमीट नहीं, जाइगोट बना। गैमीट के मिलने से जाइगोट बना, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो रहेगा सीड के अंदर, और सीड को जर्मिनेट करने से नया पौधा बना। और वो पौधा कैसा होगा? टॉल। कैसा होगा? टॉल। क्लियर ना? और ये कहलाएगी F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप ऐसे समझे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को जब प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। अर्थात लंबे एवं बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कैसा पौधा प्राप्त होता है? लंबा पौधा प्राप्त होता, बौना पौधा प्राप्त नहीं होता। अर्थात कैपिटल T ने अपने गुण को प्रदर्शित किया है और स्मॉल t के गुण को दबा दिया, प्रदर्शित होने नहीं दिया। तो मैं आपसे कहूं कि स्मॉल t के गुण अर्थात बौने के गुण क्या नष्ट हो गए? क्या भविष्य में स्मॉल t के गुण प्रदर्शित नहीं होंगे? तो यह एक अबूझ पहेली है, और ये अबूझ पहेली का उत्तर आपको मिलेगा दूसरे नियम में। क्लियर हुई बात ना? कि प्रभाविता के नियम को क्या समझाएंगे इतने में, जब लंबे एवं बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त होता, बौना पौधा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कैपिटल T अर्थात लंबाई का गुण स्मॉल t अर्थात बौने गुण के ऊपर प्रभावी, अर्थात लंबा गुण प्रभावी है और बौना अप्रभावी है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। अभी मैंने जो बात किया कि कैपिटल T के गुण ने स्मॉल t के गुण को प्रदर्शित होने नहीं दिया। तो जैसे मैंने बात किया था आपसे कि क्या क्लास में जो अप्रभावी बच्चा है वह कभी अपने गुण को प्रदर्शित होने नहीं देगा? क्या होने देगा? कभी ना कभी वो क्लास के जो क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट टीचर हैं उनके सामने किसी विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे ही मैं कहूँ कि स्मॉल t का गुण प्रदर्शित नहीं हुआ, भविष्य में हो सकता है स्मॉल t का गुण प्रदर्शित हो, और यह आपको मिलेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो प्रभाविता का नियम क्लियर हुई बात ना? अब आप दूसरे नियम की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है कि अपन भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो भगवान को फूल चढ़ाने का क्या कारण है? ठीक है, भगवान को लीफ क्यों नहीं चढ़ाते, रूट क्यों नहीं चढ़ाते, स्टेम क्यों नहीं चढ़ाते? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो मेंडल बता रहा है। मेंडल बता रहा है दुनिया में सबसे शुद्ध कौन है? गैमीट। गैमीट इसलिए शुद्ध है क्योंकि उसमें एक
उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें उस क्रोमोसोम में जो जीन है वो केवल एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाले होते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे शुद्ध कौन है? गैमीट। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमीट का नियम भी कहते हैं। तो आप देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, समझें। कैपिटल टी, ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उदाहरण है। कैपिटल टी जिसे आपने कहा था टॉल, स्मॉल टी जिसे आपने कहा था ड्वार्फ, अर्थात लंबे एवं बौने पौधे की, मटर के लंबे एवं बौने पौधे के बीच में संकरण की प्रक्रिया हो रही है। नियम के अनुसार वैसा ही कर लें आप, इसको P1 और इसको P2। क्लियर? एक बात और बात करूं मैं कि एक प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न को ध्यान से सुनना, कि किसी बच्चे के मम्मी पापा काले हैं और वो बच्चा गोरा क्यों है? तो निश्चित है ऐसा यदि हो, या मम्मी पापा गोरे हैं और बच्चा काला हो, तो समाज उसे शंका की दृष्टि से देखता है। जबकि मेंडल कहता है नहीं, ऐसा हो सकता है, मम्मी पापा गोरा और बच्चे काले, मम्मी पापा काले और बच्चा गोरा। तो देखें इसी नियम से बात क्लियर हो जाएगी। अब आप देखें, मियोसिस हुई तो गैमीट बना, यहाँ पर भी मियोसिस हुई तो गैमीट बना। ये गैमीट का फ्यूजन हुआ जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये जाइगोट बना, और ये होगा टॉल, और ये कहलाएगी F1 पीढ़ी। क्लियर ना? और मान लीजिए, सपोज करिए F1 पीढ़ी में 2 पौधे बने। कितने पौधे बने? 2 पौधे बने। तो देखें आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 था, इसका संकरण F1 से ही किया जा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 से। और जब F1 पीढ़ी के 2 पौधे या 2 सजीवों के बीच संकरण होता है तो उसे कहते हैं सेल्फिंग। क्लियर हुई बात ना? F1 पौधा प्राप्त हुआ, F1 पौधे, 2 F1 पौधे के बीच में संकरण हो रहा, पौधे नहीं, 2 F1 पौधे के पुष्पों के बीच में संकरण हो, तो इससे 2 गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी 2 गैमीट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप गैमीट के मिलने की प्रक्रिया को हम समझा चुके हैं। देखें आप, इसका इससे फ्यूजन कराएंगे आप तो कैपिटल टी, इसका इससे कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी को पहले नहीं लिखना आपको, इसका इससे फ्यूजन कराएं तो ये स्मॉल टी। क्लियर ना? और ये कहलाएगी आपकी F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में आपको याद रखें आप, यह भी 3 पौधे आपको कैसे मिले? टॉल, और 1 पौधा मिला आपको ड्वार्फ। तो अनुपात क्या मिल गया आपको? इसका जो फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप रेशियो F2 का, देखें यहाँ फिनोटाइप रेशियो मिला आपको 3:1, 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिला, द्वितीय पीढ़ी। अब एक बात करूँ आपको कि जीनोटाइप रेशियो देख लो, ये टॉल में 1 शुद्ध लंबा है और 2 अशुद्ध लंबा है, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ? देखें आप, 1:2, एक जैसे हैं, 1:2:1। इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 3:1। जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1। अब आप ध्यान से बात को सुनो, समझो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हमने आपसे बात किया लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के गुण को प्रदर्शित नहीं होने दिया। तो उस समय भी मैंने बात किया था कि बहुने का गुण क्या नष्ट हो गया? नहीं। अब आप F2 में देखें, ध्यान से बात को सुने, इसको भी नियम के अनुसार
मेल फीमेल, सॉरी फीमेल और मेल, क्लियर। तो आप यहाँ जल्दी से देख लें कि ये सपोज करिए मैं बात करता हूँ सजीव की विषय में। तो यहाँ देखो कि 3 लंबे और एक बौना बच्चा था, 3 लंबे और एक बौना बच्चा था। इन 3 लंबे और एक बौने बच्चे की जो माँ थी कैसी थी, लंबी थी, और इनके पिता भी कैसे थे, लंबे थे, क्लियर ना। ये 4 बच्चे थे, इन 4 बच्चों की माँ है, ये पिता है, इन 4 बच्चों की ये दादी है और ये दादा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैं जब आपसे पूछता हूँ कि माँ लंबी पिता लंबा तो बच्चा बौना क्यों? माँ लंबी पिता लंबा और बच्चा बौना क्यों? तो इसका जवाब देता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम यह कहता है कि ये जो F1 पीढ़ी में कैपिटल T और स्मॉल t वाला पौधा प्राप्त हुआ और कैपिटल T ने स्मॉल t के गुण को प्रदर्शित नहीं होने दिया। यहाँ आप देखें कि युग्मक बनते समय कैपिटल T और स्मॉल t अर्थात लंबे का और बौने का गुण पृथक हो जाता है। ये पृथक हुआ है तभी तो F2 पीढ़ी में आपको क्या प्राप्त हुआ, बौना पौधा, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे, दोनों लंबे थे। तो पृथक्करण का नियम क्या समझाएंगे, पूरा आप यहाँ बताएंगे। जब लंबे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में आपको लंबा पौधा प्राप्त होता है, क्योंकि लंबे का गुण बौने के ऊपर प्रभावी है। और जब इस प्रकार F1 पीढ़ी के 2 पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में आपको बौना पौधा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि युग्मक बनते समय कैपिटल T और स्मॉल t अर्थात लंबे और बौने का गुण पृथक हो जाता है। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान से बात को सुनो कि युग्मक का संकेत है जीनोटाइप और ये भी युग्मक का संकेत है। तो आप देखें कि युग्मक में केवल टॉल का गुण है और इसमें ड्वार्फ का गुण है, इसमें टॉल का गुण है, इसमें ड्वार्फ का गुण है। और चूंकि भगवान को फूल इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि आपको बता दूं कि उसमें युग्मक पाए जाते हैं और गैमीट्स पाए जाते हैं, और गैमीट्स पाए जाते हैं मेल गैमीट पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीट्स एग। तो ये कुल मिला के 2 नियम हो गए। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। और यदि समझ में ना आए तो प्रश्न पूछना और ये दोनों नियम को आज अपने होमवर्क में दिखाना। ओके।